नवंबर के महीने में राजधानी में प्रदर्शन किया है अपनी जमा राशि की वापसी के लिए। राज्य शासन को समय समय पर उन्होंने लेटर भी लिखा है। क्या ये प्रदर्शन हुआ था, कब हुआ था प्रदर्शन और कितने आवेदन सहारा इंडिया वालों ने आपको दिया है, उसकी जानकारी उपलब्ध करा दें। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है, जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा, सहारा इंडिया कंपनी के वित्तीय व्यवसाय और प्रबंधन पर राज्य शासन का कोई नियंत्रण नहीं है। इस कारण उनके जो राज्य शासन का पैसा डूब रहा है, मैं बोल रहा हूँ राज्य के लोगों का पैसा मैं बोल रहा हूँ ना, शर्मा जी जवाब आने सुनना भी तो सीखो ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो बैठो ना। तो कि राज्य शासन का नियंत्रण, बैठो ना। तो मैं राज्य के लोगों का पैसा आपका नियंत्रण कैसे नहीं होगा? अरे भाई उत्तर दे लो, फिर चिल्लाना ना। चलिए बोलिए, सुन रहे हैं। उस कारण से उनके जो जमा राशि है और भुगतान की वो जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदकों ने हमारे पुलिस विभाग में जो आवेदन दिया उसमें 137 शिकायत अभी तक आई है और उस पर जांच चल रहा है। 4 में हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है, राजनांदगांव में जांच चल रहा है, उसके बाद कार्रवाई होगी। अगर इनका वित्तीय नियंत्रण नहीं है, मान्य अध्यक्ष, अगर इनका सहारा इंडिया पे वित्तीय नियंत्रण नहीं है तो 4 में FIR आप पे कैसे करते हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। हमारा नहीं आपके कथित, हाँ बोलिए। बोल तो रहा हूं ना, वित्तीय नियंत्रण नहीं है, ये भी कटु सत्य है। मैं बार बार दोहरा के कह रहा हूं कि राज्य शासन का इस पर वित्तीय नियंत्रण नहीं। और जानकारी के अनुसार जो बात आपने कहा है कि इनका सहारा इंडिया का अलग अलग जो बिजनेस होता है, जैसे सहारा इंडिया रियल एस्टेट, ये ROC कानपुर से है। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, ये ROC मुंबई से है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल रजिस्ट्रार नई दिल्ली से। हमारे यहाँ से एक भी नहीं है। रही सवाल आपने जो कहा किस आधार पर आपने FIR किया, तो जो FIR करने के लिए जो आवेदन देता है उसमें जो उनका वाक्य होता है अपराध की श्रेणी या कौन सी श्रेणी, उस आधार पर हम FIR लेते हैं। फिर जांच प्रक्रिया में उसमें और जुड़ना नहीं जुड़ना, फिर अधिकार किसको है, सेबी को है तो सेबी को भेजेंगे, जो होगा आगे कार्रवाई होगी। अच्छा, बाकी जो आवेदन है उस पर कब तक कार्रवाई कर देंगे? चलिए ना छोड़। 127 आवेदन आए हैं, 4 पे FIR हुए हैं। 137 4 पे अपने कार्रवाई है, 133 पेंडिंग है। इस पे कब तक कर देंगे कार्रवाई? जांच चल रहा है, जांच होगा। चलिए सौरभ सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी जो पॉन्जी कंपनी होती है, इनको पॉन्जी कंपनी के नाम से जाना जाता है, इन कंपनियों के ऊपर राजनांदगांव के कुछ कंपनियों के जमीनों को नीलाम कर कार्यवाही की है। सबको विदित है कि सहारा इंडिया की 500 एकड़ जमीन है रायपुर में। क्या उस जमीन का नीलामी करके प्रदेश की जनता को वो पैसा दिवाने का प्रक्रिया करेंगे? नियमानुसार ही किया जाएगा, हमारे अधिकार में है उसको हम करेंगे, नहीं है तो जिसके अधिकार में है भेजेंगे। जब राजनांदगांव में हो रहा है तो रायपुर में क्यों नहीं? डॉक्टर रमन सिंह, तो रायपुर में क्यों नहीं? डॉक्टर रमन सिंह, जब राजनांदगांव में हो रहा है तो रायपुर में क्यों नहीं? कहाँ हो रहा है राजनांदगांव? आपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है क्या हो रहा है? कंपनी के हम जमीन की नीलामी जो हमारे अंडर में है उसकी कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जो राज्य शासन के अंडर में जो राज्य सरकार के अंडर में नहीं है, चलिए राज्य सरकार के अंडर में नहीं है। सौरभ सिंह जी, नागरिकों का कोई पैसा खा जाए, हाँ, चिटफंड कंपनी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सब आप लोगों को आप लोग करवाए उसको। मंत्री जी चंद्राकर जी, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। बैठिए आप लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं आप लोग। ये बात हो गई। करे कोई भरे कोई, आपने जो लिखवा पोती की है उसको हम लोग उसको भरेंगे। आप बैठिए। आप लोगों ने किया है 18 से पहले और उसका हिसाब दो। बैठे हुए हैं
बहुत जगह आपने फीते काटे हैं, बहुत जगह माफी आपको मांगना चाहिए। देखिए लखनऊ में मीटिंग हो गई है क्या सारा इंडिया से? सदन से माफी मांग लो, मैंने गलत लिख दिया घोषणा पत्र में, चिट फंड का पैसा वापस करूंगा कर। चलिए चंद्राकर जी, माफी मांगो, वापस कर रही है चंद्राकर जी, जर्सी गाय का क्या होगा? जर्सी गाय का क्या होगा? हम माफी मांग लेते हैं। हमको तो जनता ने यहाँ बिठा दिया ना, हमने नहीं किया तो हम स्वीकार कर लिए। अब आप माफी मांग लो, चिट फंड के पैसे के लिए गलती से हो गया था। नेता प्रतिपक्ष को सुनिए ना। परेशान है, कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान है, अधिकारी भी परेशान है, जिनका पैसा उसमें लगा है वो भी परेशान है और लगातार सबसे संपर्क कर रहे हैं। जब मंत्री जी राजनांदगांव में जमीन की नीलामी करके पैसा वापस कर सकते हैं तो रायपुर में 500 एकड़ जमीन है, उसकी नीलामी करके पैसा वापस क्यों नहीं कर सकते? तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने राजनांदगांव में कार्रवाई की है उसी प्रकार से आप यहाँ के 500 एकड़ जमीन को उनके नीलाम करिए और नीलाम करने के बाद में जो लोग उसमें हैं उन सब का पैसा वापस करेंगे। तो माननीय मंत्री जी आप नीलामी कराएंगे और नीलामी करा के कब तक वापस कराएंगे? तैयार हुआ है, जांच चल रही है, जांच के बाद कोर्ट में जाएगा, कलेक्ट्रेट में जाएगा, वो अनुमोदित होगा, उसके बाद ही मैंने पहले कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मंत्री जी बता रहे हैं कि यहाँ जाएगा वहां जाएगा, हम लोगों ने देखा है ऐसे कई प्रकरण है कि एक दिन में 10 टेबल में चला जाता है फाइल और 10 टेबल में जाने के बाद 10 लोगों का हस्ताक्षर हो जाता है। ऐसा उसको हनुमान जी के पूछ के तरह बढ़ा रहे हैं कि जैसे उसको यहां से जाएगा, वहां से जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा, फिर पैदल जाएगा, तब कलेक्ट्रेट पहुंचेगा और कलेक्ट्रेट, अरे भाई कलेक्ट्रेट आपके अंदर में है, कलेक्टर यही है, कलेक्टर कोई छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं है, आपके रायपुर में है, रायपुर में जमीन है, रायपुर में थाना है और इसलिए यदि कार्रवाई करने की नियत है तो उसमें समय सीमा आप बताएं और नई नियत है तो आपको बोलना चाहिए कि हमारी नियत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ये कार्रवाई कब तक हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष जी, चिटफंड कंपनियों के जाकर उद्घाटन ही नहीं लोग करते थे। मंत्री लोग नहीं गए क्या बताओ? चलिए चलिए, डॉक्टर रमन सिंह जी का महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी प्लीज, डॉक्टर रमन सिंह प्लीज। नहीं, जवाब तो है नहीं, केवल मैंने ये कहा कि सारे कोर्ट यही हैं, आपके कलेक्टेड यही है, थाना यही है, सब कुछ है, ये समय सीमा तो बता दे कि कब तक कार्रवाई होगी। मैं बता देता हूँ, अति 2 शीघ्र। साल भी सरकार के कार्यकाल नहीं बचे अध्यक्ष महोदय। मैं बता देता यदि हूँ उसको डॉक्टर रमन सिंह जी, अति शीघ्र बता दिया। वो बता दिया, हम सहमत है, नियंत्रण नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय उपार्जन केंद्र से धान के उठाव से संबंधित है और मैंने एक रिपोर्ट मांगी है कि किस किस महीने में कितना धान राइस मिलों को दिया गया, कितना संग्रहण केंद्र में परिवहन कर को भंडारण हेतु दिया गया। इसके पीछे प्रश्न करने का कारण अध्यक्ष महोदय कि 2020-21 का प्रश्न अब 21-22 में आ गए। पिछले साल जितनी विसंगतियां थी, जितना अफरा तफरी था और उसकी वजह से करोड़ों रुपया का धान सड़ गया, उसका परिवहन नहीं हो पाया और परिवहन ना करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियां थी और गलत नीतियों की वजह से किसानों का नुकसान ही नहीं, राज्य सरकार का या फूड डिपार्टमेंट का नहीं, ये नेशनल लॉस हुआ है। लाखों क्विंटल धान सड़ गया और उसका परिवहन नहीं हो पाया, अभी तक संग्रहण केंद्र से उठकर नहीं जा पाया। मूल विषय इस पे यही है कि पिछले साल की गलतियों को इस साल भी दोहराने का काम चल रहा है। मेरा छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धान खरीदी नीति 2020-21 से संदर्भित ही प्रश्न है। धान खरीदी नीति 2020-21 के कंडिका 2.7 और 2.8 का उल्लेख करते हुए
क्या उपार्जन की नीति और परिवहन की नीति थी, बस इस पे बता दें। माननीय मंत्री जी। बोले पहले कागज आ गए ऐसा शांत मंत्री गंभीर है। डॉक्टर साहब का प्रश्न है तो जवाब दे पर देखिए, उनको नाराज मत करिए, नहीं तो अंग्रेजी में उत्तर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आए। संस्कृत में भी देंगे बोल रहे नहीं, अंग्रेजी में दे देंगे आप। पूछ लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र के बारे में पूछा है, और खरीफ सीजन 2021-20 में खरीदे गए धान का माहवार उठाव के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में जानकारी स्पष्ट दिया हुआ है कि 2020-21 में 2311 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान खरीदी किया गया, और जो कस्टम मिलिंग के लिए धान उठा हुआ है समिति से 59,12,000 लाख मीट्रिक टन एवं संग्रहण केंद्र से 20 लाख मीट्रिक टन का उठाव हुआ है। और जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि पिछले साल संग्रहण में जो परिवहन में जो दिक्कत आया, उसके बारे में सर्वविदित है कि महामारी के कारण, अवर्षा के कारण और केंद्र के द्वारा जो है हमको अनुमति देने में विलंब के कारण, इन सब कारणों से जो दिक्कत आई वो सर्वविदित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ का उत्तर कहाँ जा रहा है? बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, और बड़े ज्ञानी मंत्री हैं, सक्षम हैं और उनको सारी जानकारी होती है। सिंपल सवाल है, 2020-21 की धान खरीदी नीति की कंडिका 2.7 और 2.8 में किस किस बातों का उल्लेख है परिवहन की दृष्टि से उपार्जन केंद्र के लिए और बफर स्टॉक के संबंध में, उसकी जानकारी मैं चाह रहा हूँ। बहुत छोटा सा विषय है, इसी परिवहन नीति की विषय है, 2020-21 का है, छोटा सा प्रश्न। इसके बाद इसमें से प्रश्न उठते हैं। फिर 2.7, 2.8 की जानकारी दे देखिए अध्यक्ष जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, और जितना भी दिक्कत है पिछले उन्हीं के समय का है। आपने पिछले 15 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जीरो कितने साल हुआ था बता दीजिएगा। 15 साल में सुन तो लीजिए, जब हम किए तो आज किसान खुश हैं। अरे ये प्रश्न आपके बुला लीजिए। अच्छा सुन तो लीजिए, आप वो बीमारी को वहीं पर रखिए, सुनिए पहले। आप भी का बीमारी है ना, आपने पूछा कि संग्रहण केंद्र से कितना, समिति से कितना, छोटा पॉइंट है। हमने बताया है कि कुल जो धान खरीदी, आपका मूल प्रश्न है उसको देखिए पहले। मूल प्रश्न में आपने जो चीज पूछा था उसके बारे में आपको जानकारी स्पष्ट बता दिया गया है। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब मंगा लें। साहब पूछा था महोदय, बहुत स्पेसिफिक आप अपना मूल प्रश्न देखिए। नीतिगत मंत्री यदि नीतिगत विषयों का जवाब नहीं देगा, नीतिगत विषयों को लेकर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी। अब मेरे कार्यकाल में 15 साल में कितना ईयर रहा जो जीरो शार्टेज रहा, सोसाइटियों को कितना कितना धन राशि उनको दी गई, 15 साल में कोई लॉसेस नहीं हुआ, ये विषय चर्चा का नहीं है। उसके लिए तो लंबी चर्चा होगी कि 15 साल में क्या शानदार नीति थी। आज एक छोटा प्रश्न से शुरुआत कर रहा हूं, इसके बाद 3-4 छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसका जवाब हल्के से दे दे, और नहीं तो बोल दें कि बाद में मैं दूंगा जवाब कि भाई कंडिका क्रमांक 2.7 और 2.8 में उपार्जन की नीति क्या थी और परिवहन का लिमिट क्या था और उसका पालन हुआ कि नहीं। बस छोटा सा, इसी से सारे प्रश्न उद्भूत हो रहे हैं। देखिए अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत विद्वान है, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, फिर बोल रहा हूँ, इसलिए इन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दिया गया है, और बाकी जो बोल रहे हैं वो उद्भूत नहीं होता है। अगर आप उसका अलग से लिख करके पूछेंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। हो गया है उद्भूत की जगह। ऐसा है माननीय मंत्री जी, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं जी। यदि उनको कोई चिंता है तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप उनके कक्ष में पहुंच जाएं, उनको बैठ के चर्चा कर लें और समझा दें, बात खत्म हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदद कर देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर जी को मदद कर देता हूं। जो बात कहा उससे बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। अगर जनता से इनकी चिंता और सरोकार रहती
तो जो दिक्कत आया इतने दिनों में, अध्यक्ष जी। एक बार पत्र लिखे होते, एक बार हमको मदद किए होते। केंद्र सरकार जब हमारे हमसे चावल का कोटा नहीं बढ़ा रहा था, हमको बारदाना नहीं दे रहा था, कितने प्रकार लिखा गंभीर अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर माननीय मंत्री जी इतने विद्वान हैं, कुछ पूछना है, कुछ पूछना तो पूछेंगे। माननीय मंत्री जी इतने विद्वान हैं कि कल दूसरे मंत्री के प्रश्न में तो पूरे जवाब दे रहे थे, लेकिन आज जब प्रश्न की बारी आई ना तो घिघी बन गई है। 15 साल कहां से आ गया? 15 साल कहां से आ गया? हमारे मंत्री अच्छा जवाब दे रहे हैं। घिघी तो आपसे बन गई है। अध्यक्ष जी मैं बता देता हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि 2.7 2.8 में उल्लेख ये है कि उपार्जन केंद्र यानी हमारी सोसाइटी जहां खरीदी होती है, धान के परिवहन के लिए बफर लिमिट से ज्यादा होने पर उठाव की अनिवार्यता है। ये कानून बना है कि वहां पे यदि स्टॉक ज्यादा हो गया, बफर स्टॉक हो गया, तो उसको वहां से उठाने की अनिवार्यता है, उसका पालन नहीं किया।